हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नए क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि 45 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इन क्वेश्चंस पे आते हैं और आपको मैं जानकारी देता हूँ इसके बारे में कुछ। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, नीला ग्रह दोस्तों, पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शनि, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी है शुक्र। तो हम जानते हैं कि हमारा नीला ग्रह जो हमारा पृथ्वी है, इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन है? पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा है रोंगुस्की, तीसरा है ग्रांड कूली बांध और डी ऑप्शन है भाखड़ा बांध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ग्रांड कूली बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है महमूद गजनबी और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो था वो चीनी यात्री फाहियान आया था, भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा जहांगीर, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? ठीक है, पहला है पूना समझौता, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, सी है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और डी है शिमला सम्मेलन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समझौता है ये बाद में बंद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? ठीक है, यानी कि स्वर्ण पदक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सारा मिलाकर। ठीक है, मतलब तो छठा नंबर का हो गया आपको, यानी क्या क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, 1, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 6, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर टोटल 6 पदक जीते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1931 में या ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1942 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन मतलब इन्होंने नारा दिया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ठीक है, पहला है मूलभूत अधिकार,
दूसरा है राजनीति का निदेशक सिद्धांत, सी ऑप्शन है नागरिकता, और डी है मूलभूत कर्तव्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीति का निदेशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का जो संविधान का जो भाग 4 है वो क्या बताता है, तो राजनीति का निदेशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार को, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार को, डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार को, और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, सी ऑप्शन है विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, और डी ऑप्शन है विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया था, मतलब क्या चलाया था? तो पहला है चौरी चौरा, दूसरा है दांडी, तीसरा है चंपारण, और डी ऑप्शन है बारडोली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो पहला जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था वो था आपको चंपारण का। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का क्या था भारत आने पर? चंपारण का। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, और डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। ठीक है, चलिए यानी कि केरल में महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत में। चलिए अगला प्रश्न तो बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चौथा खंबा किसका घोतक है? तो पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा है संसद, सी है न्यायालय, और डी है कार्यपालक। तो दोस्तों चौथा खंबा का घोतक जो है वो बोला जाता है आपको समाचार पत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा खंबा यानी चौथा स्तंभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन के में कारक थे? पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड बेंटिक, और डी है लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक जो थे वो सन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक बने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, दूसरा है प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात, सी ऑप्शन है
निम्न कोटि के माल का निर्यात, और डी है मालों के सस्ते दाम पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किनके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है अकबर, सी है जहांगीर और डी है बाबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा जो था वो मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? पहला है आदित्य प्रथम ने, दूसरा है राजराज प्रथम ने, सी है राजेंद्र प्रथम ने और डी है विजयालय ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो था, जो चोल का राजा थे, उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, दूसरा है वार्षिक बजट तैयार करना, उसके बाद सी ऑप्शन है वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, और डी है संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ठीक है, यानी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पहला है कुलोत्तुंग चोल ने, दूसरा है राजराज चोल ने, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल ने और चौथा है सुंदर चोल ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजराज चोल ने। ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि राजराज चोल ने तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? पहला ऑप्शन है 42वां, दूसरा 16वां, सी 44वां और डी 25वां। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संशोधन जो था संवैधानिक का, उसने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन निभाएंगे? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है गृह मंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? ठीक है, पहला है 25 किलोमीटर, दूसरा है 80 किलोमीटर, सी है 43 किलोमीटर और डी है 30 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर आपको पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है समुद्री धारा, बी है भूकंप, सी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और डी है पृथ्वी की परिक्रमा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप। रिक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है
दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है भूसंधि, दूसरा है जल संयोगी, सी है द्वीप समूह और डी है प्रायद्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूसंधि। ठीक है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को की जो छोटी पट्टी होती है उसे हम लोग भूसंधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है चालकता, दूसरा है संवहन, सी है विकिरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालकता। ठीक है, आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? ठीक है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, सी आर्गन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। विपुल मात्रा मतलब वृहद मात्रा में। ठीक है, पृथ्वी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा मात्रा में गैस है, कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एल्कोहल में क्या निहित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सी है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अल्कोहल में क्या क्या निहित होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका। ठीक है, लाल रुधिर कणिका किस में बनती है? ठीक है, पहला है यकृत, दूसरा अस्थि मज्जा, सी है वृक्क और डी है हृदय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रुधिर कणिका जो है वो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मानव कोशिका में क्या निहित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 44 गुणसूत्र, दूसरा है 48 गुणसूत्र, सी है 46 गुणसूत्र और डी है 23 गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46 गुणसूत्र। ठीक है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र जो है वो निहित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ठीक है, पहला है चेचक, दूसरा है यक्ष्मा, सी है मलेरिया और डी है हैजा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चेचक। चेचक जो होता है वो आपको विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है क्या है? ए में है कैल्शियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम फॉस्फेट, सी है सोडियम फॉस्फेट और डी है सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम सिलिकेट। यानी क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है टीबिया अस्थि क्या में होती है? ठीक है, तो पहला है कपाल, दूसरा है भुजा, सी पैर और डी जांग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीबिया अस्थि पैर में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? तो पैर में होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? पहला है रक्त समूह की जांच करने के लिए, दूसरा है पोषण नाल का एक्सकिरण करने के लिए, सी है मस्तिष्क का एक्सकिरण करने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पोषण नाल का एक्सकिरण करने के लिए, यानी बेरियम मील का जो
प्रयोग है वो किस काम में आता है, तो पोषण नाल का एक्सकिरण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। ठीक है, पहला है परमाणु, दूसरा है अणु, सी है मिश्र और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु। परमाणु जो है वो विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा है कोशिका कला, सी है नाभिक और डी है लवक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका कला। ठीक है, ये जो होता है वो पौधों में कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में, किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। पहला है श्वेत रक्त कोशिका, दूसरा है लोहित रक्त कोशिका, सी है बिंबाणु और डी है प्लाविका। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिंबाणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व क्या है। पहला है ताम्र, दूसरा है एल्युमिनियम, सी लोहा और डी टंगस्टन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टंगस्टन। विद्युत तंतु में जो प्रयुक्त तत्व है वो क्या कहलाता है, टंगस्टन कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला है वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है। पहला है केशिका क्रिया, दूसरा है पृष्ठीय तनाव, सी है आर्किमिडीज सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्किमिडीज सिद्धांत का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दाब अंतर के कारण, बी है केशिका क्रिया के कारण, सी है तेल की निम्न श्यानता के कारण और डी है गुरुत्व बल के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशिका क्रिया के कारण ये ऊपर उठता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पराश्रय तरंगे क्या है। पराश्रय तरंगे क्या है। पहला है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे, बी है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, सी है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती, मतलब किसके क्या मापन करके की जा सकती है। ठीक है, तो पहला है द्रव अवस्था की सांद्रता का मापन करके की जा सकती है, दूसरा है वाष्प घनत्व, सी है हिमांक, डी है वाष्प दाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि वाष्प घनत्व का मापन करके की जा सकती है। ठीक है। वाष्प घनत्व करके पदार्थ की आणविक भार की गणना का मापन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, बोफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है। पहला है हवा की गति, बी है ध्वनि तीव्रता, सी है रासायनिक विलयन का सामर्थ्य और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हवा की गति। ठीक है। बोफोर्ट मापक्रम जो होता है वो हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है, सीसा तत्व किसका रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है? ठीक है। यानी कि सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है, कौन आप मतलब ये व्यक्त करता है? पहला है La, दूसरा है ऑप्शन Pa, सी है Pb और डी है Pd। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Pb। ठीक है। Pb जो है वो सीसा तत्व का रासायनिक प्रतीक व्यक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए चार माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, बी है ईंट, सी जल और डी है वायु। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईंट। मतलब ईंट के माध्यम से होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा बस इतना ही सवाल था। ठीक है। और आशा है ये सारे के सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है। ताकि हमें और सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस चाहिए होंगे अपना रिवीजन करने के लिए या फिर याद करने के लिए, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे नए नए वीडियोज़ का। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।